संगठन से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। वैसे ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया था, लेकिन इसमें मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, करेक्शन किया है। ये थोड़ा सा आप लोग करेक्ट कर लेना। 52 विभाग अभी हो गए हैं। 54 जो विभाग 52 मैंने बताया था, 54 हो गए सॉरी ना। अभी जो नया डेटा है वो 54 विभाग का है। जनसंपर्क विभाग मध्य प्रदेश शासन का ये आंकड़ा है ना। इसमें सोर्स जो मैंने लिखा हुआ है जनसंपर्क विभाग मध्य प्रदेश शासन, तो नया डेटा है 54। 52 भी कहीं मिला था, लेकिन वो पुराना डेटा होगा। बाद में जब उसको और सर्च किया तो सही जो डेटा निकल के आया है वो 54। तो इसको करेक्ट कर लेना, क्योंकि मैंने कल 52 बताया था, तो इसलिए मैंने ये स्लाइड यहाँ पर रखी हुई है ताकि आप लोग उसको करेक्ट कर लें। ये चीज मैंने बता दी थी। राज्य सचिवालय का जो संगठन होता है उसमें सबसे बड़ा जो पदाधिकारी होता है वो मुख्य सचिव होता है। मुख्य सचिव को अलग से भी हम आगे पढ़ेंगे, उसका टॉपिक अलग से आपके सिलेबस में दिया गया है, ठीक है। मुख्य सचिव जो होता है वो मुख्यमंत्री तथा मंत्रिमंडल का सबसे बड़ा सलाहकार होता है, उसके कार्य में हेल्प करने का काम करता है। फिर इसके बाद जो सचिवालय है वो अलग अलग विभागों में विभक्त होता है। ये भी मैंने आप लोगों को कल बताया था कि जो केंद्र का सचिवालय होता है वो मंत्रालयों में विभक्त होता है, और राज्य का जो सचिवालय होता है वो विभागों में विभक्त होता है। राज्य में जिसको हम विभाग बोलते हैं वही जो है केंद्र में मंत्रालय कहलाता है ना। केंद्र में मंत्रालय और राज्य में विभाग। केंद्र में जो मंत्रालय होते हैं फिर उसके अंतर्गत विभाग भी होते हैं, उसके अधीन उसके अंतर्गत विभाग आते हैं। तो मंत्रालय फिर विभाग, जैसे वित्त मंत्रालय है तो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आर्थिक कार्य विभाग है, बजट विभाग है ना, राजस्व विभाग है, ये उसके अंतर्गत आने वाले विभाग है, ठीक है। लेकिन राज्य स्तर पर इनको विभाग बोलते हैं, मंत्रालय नहीं बोलते हैं। तो केंद्रीय सचिवालय में अलग अलग मंत्रालय होते हैं, वहीं जो राज्य स्तर पर सचिवालय काम करता है उसके अंतर्गत विभाग होते हैं। और मध्य प्रदेश का जो राज्य सचिवालय है उसके अंतर्गत वर्तमान में 54 विभाग कार्यरत हैं, ठीक है। ये हो गया था वैसे तो। फिर इसके बाद यहां पर मैंने लिखा हुआ है कि प्रत्येक विभाग में 2 प्रकार के अध्यक्ष होते हैं, 2 अध्यक्ष होते हैं। एक राजनीतिक अध्यक्ष होता है और एक होता है प्रशासनिक अध्यक्ष। तो राजनीतिक अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो मंत्री होता है, विभाग का राजनीतिक प्रमुख जो होता है वो मंत्री होता है, जबकि उसका प्रशासनिक प्रमुख जो होता है वो सचिव होता है, जिसको कहते हैं शासन सचिव, गवर्नमेंट सेक्रेटरी उसको कहा जाता है। और सचिव के अधीन अन्य पदाधिकारी होते हैं, उनके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। अतिरिक्त सचिव होता है जिसको बोलते हैं एडिशनल सेक्रेटरी। अतिरिक्त सचिव को कहीं कहीं अपर सचिव भी लिख दिया जाता है। देखो अपर सचिव और अवर सचिव में अंतर है, केवल अंतर पा और वा का है, लेकिन बहुत अंतर आ जाता है ना। जैसे हम कह देते हैं अपर कलेक्टर, तो अपर कलेक्टर मतलब एडिशनल कलेक्टर होता है, वैसे ही अपर सचिव भी उसको बोल देते हैं और अतिरिक्त सचिव भी बोला जाता है। इंग्लिश में उसको एडिशनल सेक्रेटरी बोला जाता है। संयुक्त सचिव होता है, उप सचिव, फिर अवर सचिव अंडर सेक्रेटरी उसको बोलते हैं, उप सचिव को डिप्टी सेक्रेटरी बोला जाता है। फिर नीचे आता है अनुभाग अधिकारी। तो ये सचिव के अधीन कार्य करने वाले पदाधिकारी होते हैं। अनुभाग अधिकारी के बाद सहायक होता है, उसका सहायक अधिकारी होता है, फिर वरिष्ठ लिपिक होता है, फिर कनिष्ठ लिपिक होता है, फिर चतुर्थ श्रेणी के पदाधिकारी होते हैं। ये इस तरह का पूरा पशुपान पाया जाता है। फिर इसको मैंने अलग तरीके से और बताया है, वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक डायग्राम के जरिए मैंने बताया है। तो ये है राजनीतिक स्तर। राजनीतिक स्तर के अंतर्गत सबसे ऊपर मुख्यमंत्री होता है, राजनीतिक प्रमुख, और फिर उसके नीचे अन्य मंत्री कार्य करते हैं, ये भी मैंने बता दिया था। इसके आगे फिर प्रशासनिक स्तर है। तो प्रशासनिक स्तर में सबसे ऊपर होता है मुख्य सचिव, जैसा कि मैंने अभी बताया है। राज्य सचिवालय का सबसे बड़ा जो पदाधिकारी होता है, प्रशासनिक अधिकारी होता है, उसको मुख्य सचिव कहा जाता है, चीफ सेक्रेटरी इंग्लिश में कहते हैं। फिर उसके नीचे शासन सचिव होता है। शासन सचिव जो है विभाग का प्रमुख होता है। राज्य सचिवालय का प्रमुख है मुख्य सचिव और विभाग का प्रमुख होता है शासन सचिव, है ना, जिसको सचिव बोलते हैं, नॉर्मली शासन सचिव भी कह देते हैं। फिर उसके नीचे अतिरिक्त सचिव होते हैं, फिर संयुक्त सचिव होते हैं, और ये आईएएस पदाधिकारी होते हैं। और फिर उसके और आगे हम आएंगे तो उप सचिव है, इसको इस तरह से हम बता सकते हैं, उप सचिव, फिर अवर सचिव,
उप सचिव तक आईएएस पदाधिकारी होते हैं, फिर अनुभाग अधिकारी होता है, उसका फिर सहायक अधिकारी उसके नीचे होता है, और फिर लिपिक, वरिष्ठ लिपिक, फिर कनिष्ठ लिपिक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। ये पूरा इस तरह का पदसोपान यानी हायरार्की राज सचिवालय की कही जाती है। इसको मैंने वैसे भी वर्ड्स में भी बताया है और ये डायग्राम में इसको मैंने बताया हुआ है। तो ये पूरा हो गया था यहाँ तक। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे आज। देखिए, मैंने इसके बारे में कल जिक्र किया था कि जो सचिवालय होता है वो विभिन्न विभागों में बटा होता है, उसके अंदर अलग अलग विभाग होते हैं। फिर जो विभाग होता है वो उप विभाग में बटा होता है, इसको कहते हैं इंग्लिश में विंग, है ना। इंग्लिश टर्म लिखा हुआ है कि कहीं कहीं उप विभाग को कुछ और वर्ड हिंदी में कह सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में जो विंग है उसको विंग ही लिखा जाएगा, ठीक है। तो उप विभाग को क्या बोलते हैं? विंग बोलते हैं। फिर इनके प्रमुख यहाँ पर लिखे हुए हैं, है ना। सचिवालय, इसको हम राज सचिवालय लिखेंगे, है ना। राज सचिवालय के जो प्रमुख है वो है मुख्य सचिव। विभाग का जो प्रमुख होता है उसको सचिव या शासन सचिव बोल देते हैं। फिर उसके नीचे होता है विभाग, जो है उप विभाग में बटा होता है, उप विभागों में बटा होता है, विंग्स में बटा होता है। और उप विभाग का जो अध्यक्ष होता है या तो अतिरिक्त सचिव होगा या संयुक्त सचिव होगा, है ना। दो में से एक कोई इसका अध्यक्ष बनाया जाता है, ठीक। उप विभाग के अंतर्गत आते हैं प्रभाग, जिसको डिविजन्स बोलते हैं, है ना। जो उप विभाग होता है वो डिविजन्स में यानी प्रभाग में बटा होता है। और प्रभाग का जो प्रमुख यहाँ पर मैंने बताया है वो उप सचिव होता है, वही सारे पदाधिकारी हैं। इसको मैंने फिर इकाई बार प्रमुख यहाँ पर बताया ताकि और ज्यादा आपको क्लियर हो जाए। सारी चीजें वही हैं, बस यहाँ पर मैंने इकाइयां बता दी हैं और उनके प्रमुख बता दिए हैं। तो जो प्रभाग होता है वो ब्रांचेज में बटा होता है, जो प्रभाग है उसके अंदर होती हैं ब्रांचेज यानी शाखाएं, और इसका प्रमुख होता है अवर सचिव, है ना। और फिर है अनुभाग, ये देखो गलत लिख गया है, अनुभाग, अनुभाग हो गया है ना, अनुभाग है ये सही, सेक्शन, है ना। तो अनुभाग का जो अधिकारी होता है, प्रमुख होता है, उसको कहते हैं अनुभाग अधिकारी यानी सेक्शन ऑफिसर। तो मैंने कल आप लोगों को बताया था कि सचिवालय या राज सचिवालय की सबसे छोटी जो इकाई मानी जाती है वो मानी जाती है अनुभाग, सबसे छोटी इकाई। और सबसे बड़ी इकाई विभाग, है ना। राज सचिवालय के अंतर्गत सबसे बड़ी जो इकाई है विभाग है, और सबसे छोटी इकाई को क्या बोलेंगे? अनुभाग या सेक्शन बोलेंगे, जिसका प्रमुख अधिकारी सेक्शन ऑफिसर होता है। अगर हम केंद्रीय सचिवालय की बात करें तो केंद्रीय सचिवालय में सबसे बड़ी इकाई मंत्रालय होगा, क्योंकि वहां पर मंत्रालय बोलते हैं, और वहां पर भी सबसे छोटी इकाई अनुभाग ही कही जाएगी। बाकी सब चीजें सेम है ना, बस अंतर वहां पर मंत्रालय है, यहाँ पर उसको विभाग बोलते हैं। बाकी जो इकाइयां हैं उनके प्रमुख हैं सब सेम होते हैं, लेकिन आपको केंद्र स्तर पर जो सचिवालय है उसको नहीं पढ़ना है, केवल राज्य सचिवालय को ही पढ़ना है। लेकिन मैंने कल केंद्र स्तर पर जो 3 सचिवालय हैं उनके बारे में बताया, और राज्य स्तर पर जो सचिवालय काम करता है एक राज्य सचिवालय, उसके बारे में ही मैंने बताया हुआ है। ठीक, यहां तक क्लियर हो गई बात। अब आगे इनकी जो नियुक्तियां हैं वो कैसे होती हैं उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। राज्य सचिवालय के अधिकारियों का चयन तथा उनकी नियुक्तियों के संबंध में क्या क्या प्रावधान है वो आपको यहाँ पर पढ़ना है। हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, इसके बारे में आपको बहुत रेयर केस में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन फिर भी कभी क्वेश्चन आ जाए तो आपसे बन जाएंगे। इस एस्पेक्ट से मैं ये चीज बता रहा हूँ। ये देखिए कि जितने भी पदाधिकारी हैं, मुख्य सचिव है, शासन सचिव है, अन्य पदाधिकारी हैं, उनकी नियुक्तियां पदोन्नति के आधार पर होती हैं, प्रत्यक्ष भर्ती के आधार पर नियुक्तियां नहीं होती हैं। आपने कभी नहीं सुना होगा कि मुख्य सचिव के लिए कोई पोस्ट निकली है ना। मुख्य सचिव के लिए जो है कोई प्रत्यक्ष भर्ती होने वाली या कोई एग्जाम होने वाली है, फॉर्म भराए जा रहे हैं कि मुख्य सचिव की एग्जाम होगी ऐसा कभी नहीं सुना होगा, या सचिव के लिए नहीं सुना होगा, है ना, कि वित्त मंत्रालय में सचिव के पद के लिए इतनी पोस्ट निकली हैं, उसके फॉर्म फिल हो रहे हैं
तो ये सारी जो भर्तियां होती हैं, नियुक्तियां होती हैं, कैसे होती हैं? ये पदोन्नति के आधार पर होती है, वरिष्ठता के आधार पर इनका चयन होता है। इसलिए मैंने आप लोगों को कल बताया था कि जो मुख्य सचिव होता है वो राज्य का सबसे वरिष्ठ अधिकारी होता है, सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर होता है। मतलब मुख्य सचिव से सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर राज्य में नहीं होता है, वो रेयर केस में कभी ऐसा हो जाए। और ये भी मैंने बताया था कि केंद्र स्तर पर सबसे जो वरिष्ठतम आईएएस पदाधिकारी होता है वो मंत्रिमंडल सचिव होता है, कैबिनेट सेक्रेटरी उसको बोलते हैं, और वही राज्य स्तर पर मुख्य सचिव होता है। ठीक है, जो स्थान केंद्र स्तर पर मंत्रिमंडल सचिव को होता है वही स्थान राज्य में मुख्य सचिव को होता है। उसको कैबिनेट सेक्रेटरी बोलते हैं, उसको सीएस बोला जाता है, इसको चीफ सेक्रेटरी बोलते हैं, इसको भी सीएस बोल देते हैं शॉर्ट में। वो भी सीएस है, केंद्र का सीएस, ये राज्य का सीएस है ना। उसको कैबिनेट सेक्रेटरी बोलते हैं, इसको चीफ सेक्रेटरी बोलते हैं। ठीक है, हाँ, तो जितनी भी नियुक्तियां होती हैं वो प्रत्यक्ष भर्ती के द्वारा ना होकर कैसी होती हैं? पदोन्नति के द्वारा होती हैं, वरिष्ठता के आधार पर होती हैं। प्रत्यक्ष आईपीएस हो सकता है? नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। आईपीएस को मुख्य सचिव नहीं बना सकते। आईपीएस लाइन अलग है, आईपीएस डीजीपी तक जाता है। जो डीजीपी होता है राज्य का सबसे बड़ा पुलिस पदाधिकारी जो होता है वो डीजीपी होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, पुलिस महानिदेशक। राज्य का पुलिस महानिदेशक जो होता है डीजीपी, वो सबसे बड़ा आईपीएस पदाधिकारी होता है ना, तो वो आईपीएस बनता है। यहाँ पर आईपीएस का कोई काम नहीं प्रशासन करने का काम है ना, तो वो नहीं हो सकता, किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता। ठीक है, पदोन्नति के माध्यम से नियुक्तियां होती हैं। इसके अलावा जैसा मैंने अभी बताया है वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है कि मुख्य सचिव राज्य का सबसे वरिष्ठ आईएएस पदाधिकारी होता है। और इसकी नियुक्ति के संबंध में अगर हम बात करें तो इसकी नियुक्ति में सबसे बड़ी जो भूमिका होती है वो मुख्यमंत्री की होती है। मुख्यमंत्री जिसको चाहे मुख्य सचिव बना सकता है ना, उसका मेन रोल होता है, क्योंकि वो उसका सलाहकार है। भाई अपने सलाहकार के संबंध, सलाहकार के लिए वो निर्णय लेता है कि हमें किसकी नियुक्ति करना। हालांकि मंत्रिमंडल का परामर्श लिया जाता है, मंत्रिमंडल के परामर्श से चीजें होती हैं, लेकिन उसकी नियुक्ति में सबसे बड़ी जो भूमिका होती है मुख्य सचिव की नियुक्ति में वो मुख्यमंत्री की होती है। इसके अलावा जो सचिव होते हैं उसमें भी मुख्यमंत्री का मेन रोल होता है, लेकिन मुख्यमंत्री नियुक्ति करते समय जो है संबंधित मंत्री से सलाह लेता है। अगर किसी विभाग के सचिव की नियुक्ति करना है तो करना तो मुख्यमंत्री को है, लेकिन संबंधित जो मंत्री है उसकी सलाह पर मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्ति की जाती है। जैसे वित्त विभाग में सचिव को नियुक्त करना है तो वित्त विभाग का जो मंत्री यानी वित्त मंत्री है उससे जो है कंसल्ट करके मुख्यमंत्री द्वारा उसकी नियुक्ति की जाएगी। यह भी मैंने आप लोगों को बताया है कि सचिव से लेकर के उप सचिव तक के सभी जो पदाधिकारी हैं वो आईएएस ऑफिसर होते हैं, सचिव से लेकर उप सचिव तक। इसके नीचे के जो पदाधिकारी होते हैं वो राज्य सिविल सेवा से आते हैं, है ना, और सचिव तक जो है सारे आईएएस पदाधिकारी होते हैं। कभी कभी उप सचिव तक होते हैं, कभी कभी उप सचिव राज्य सिविल सेवा से हो सकता है, लेकिन बहुत रेयर केस में, क्योंकि डिप्टी कलेक्टर हाईएस्ट पोस्ट है यहाँ पर। डिप्टी कलेक्टर से कलेक्टर तक पहुंचते पहुंचते वो रिटायर हो जाता है ना। कभी ये होता है कि कलेक्टर बना और 1 महीने में रिटायर हो गया या 1 साल में रिटायर हो गया, तो वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल काम है। उस लेवल तक पहुंचना उसके लिए कलेक्टर बन जाए वही बड़ी बात है जो डिप्टी कलेक्टर बना है एडिशनल कलेक्टर पे पहुंचते हैं, एडिशनल कलेक्टर पे पहुंच जाते हैं, और जज मालिक कम एज में जिसका सिलेक्शन हुआ डिप्टी कलेक्टर में वो कलेक्टर बन जाता है, लेकिन ज्यादा समय तक कलेक्टर नहीं रह पाता है, लास्ट में उसका प्रमोशन होता है। तो ये तो उप सचिव बहुत कम ऐसा होता है कि उप सचिव किसी राज्य सिविल सेवा के वरिष्ठ पदाधिकारी को बनाया जाए, रेयर होता है ऐसा। ठीक, यहां तक कंप्लीट हो गया। अब इसकी कार्यप्रणाली है, नियुक्ति तथा जो चयन है उसके बारे में हमने पढ़ा, और आगे अब राज्य सचिवालय की जो कार्यप्रणाली है, राज्य सचिवालय किस तरह से काम करता है उसके बारे में आगे हम बात करने वाले हैं। देखिए, हमारा संविधान जो है उसका जो अनुच्छेद 166 है, 166 का 3 पॉइंट, तीसरा पॉइंट है। जैसे आर्टिकल 77 का तीसरा पॉइंट है वो राष्ट्रपति से रिलेटेड है। आर्टिकल 77 में जो तीसरा क्लॉज है
उसमें राष्ट्रपति को केंद्र शासन के संचालन के संबंध में नियम बनाने और उसके संबंध में कार्य सौंपने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। वैसा ही आर्टिकल राज्य स्तर पर राज्यपाल के लिए है 166(3), जिसमें राज्यपाल को राज्य शासन के सुचारू रूप से संचालन के लिए नियम बनाने के संबंध में अधिकार दिया गया है। तो ये राज्यपाल का जो अधिकार है, इसके अधिकारों का प्रयोग करते हुए सचिवालय कार्यों के संबंध में, राज्य सचिवालय के कार्यों के संबंध में एक मैनुअल तैयार किया जाता है, जिसको बोलते हैं सचिवालय नियमावली। इंग्लिश में कहा जाता है सेक्रेटरिएट मैनुअल। और इस नियमावली के आधार पर राज्य सचिवालय काम करता है, उसकी पूरी व्यवस्था संचालित होती है। तो उसको हम कहते हैं सचिवालय नियमावली, इंग्लिश में कहा जाता है सेक्रेटरिएट मैनुअल। इसको तैयार किया जाता है। ये इसका बेस क्या है? इसका बेस है राज्यपाल को दिया गया अधिकार। राज्यपाल को संविधान ने जो अधिकार दिया है, उसी आधार पर राज्य सचिवालय संबंधी जो कार्य हैं उनको करने के लिए, उनको संपादित करने के लिए सचिवालय नियमावली तैयार की जाती है और उसके आधार पर पूरा काम यहाँ पर होता है। ऐसे ही केंद्र स्तर पर जो केंद्रीय सचिवालय काम करता है, उसकी नियमावली तैयार होती है। उसका बेस है राष्ट्रपति को दिए गए संविधान द्वारा अधिकार। ठीक है, तो इसके आधार पर जो है सचिवालय संबंधी जो कार्य है संपादित होते हैं। यहाँ पर पॉइंट आएगा। ठीक है, फिर सचिवालय जो नियमावली है उसमें समय के हिसाब से अमेंडमेंट भी किए जाते हैं, संशोधन भी किए जाते हैं। इसमें 2 पार्ट होते हैं। सचिवालय नियमावली 2 भागों में बटी होती है। टोटल 2 पार्ट है सचिवालय नियमावली के। उसमें एक में विधियां रहती हैं, कार्य संचालन की विधियां बताई रहती हैं, और एक में प्रपत्र रहते हैं संलग्नक। उसमें जो है अलग अलग चीजें जो है संलग्न की जाती हैं, तो पेपर तैयार किए जाते हैं, उनको जो है अलग अलग विभाग, अलग अलग संस्थाओं के पास भेजे जाते हैं, तो वो प्रपत्र होते हैं, है ना। तो इसमें 2 भाग हैं, आगे उनका मेंशन किया गया है। ये 2 भाग है, देखिए सचिवालय नियमावली के 2 भाग हैं। एक तो शासकीय कार्य संचालन की विधियां और दूसरा है प्रशस्त के रूप में विभिन्न प्रकार के प्रपत्र, है ना। विभिन्न प्रकार के प्रपत्र जो है उसमें बनाए जाते हैं, उनको अलग अलग संस्थाओं के पास भेजे जाते हैं। कार्य संचालन संबंधी इसमें विधियां बताई जाती हैं पहले भाग में। दूसरे भाग में प्रशस्त के रूप में विभिन्न प्रकार के प्रपत्र इसमें रखे जाते हैं। ठीक, अब प्रपत्र में तो खैर उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कार्य संचालन की जो विधियां हैं, इसके अंतर्गत क्या क्या सम्मिलित होता है उसको मैंने अलग से मेंशन किया हुआ है आगे। शासकीय कार्य संचालन के संबंध में जो विधियां हैं उनमें कौन कौन सी विधियां आती हैं, कौन कौन से नियम आते हैं, वो यहाँ पर आगे मैंने बताया है। इसमें नियम भी यहाँ पर हम लिख सकते हैं। नियम तथा विधियां, ये देखिए कार्य संचालन के नियम तथा विधियां, ऐसा लिख सकते हैं इसको। कार्य संचालन के नियम तथा विधियां, ऐसा। हाँ, तो इसमें क्या क्या है? कार्मिकों के कर्तव्यों के बारे में बताया गया है, कार्मिकों द्वारा क्या क्या कर्तव्यों का निर्वहन करना है। फिर कार्मिक प्रशासन के मामले आते हैं इसमें। देखिए जितनी भी भर्ती संबंधी नियम है, भर्ती है, नियुक्ति है, पदोन्नति है, सेवानिवृत्ति है, वेतन निर्धारण है ना, अवकाश संबंधी मामले हैं, अनुशासनात्मक कार्रवाई है, इन सभी के जो नियम हैं वो राज्य सचिवालय में ही तैयार किए जाते हैं। ठीक है, भर्ती के संबंध में कोई चेंज करना है तो उसके लिए जो है मंत्रिमंडल का रिकमेंड लगता है। मंत्रिमंडल के रिकमेंड पर जो उसमें चेंज किए जाते हैं। जैसे एज बढ़ाना है तो एज बढ़ाने के संबंध में नियम कौन तैयार करता है? ये राज्य सचिवालय तैयार करता है। जैसे एमपीपीएससी मान लीजिए एज में चेंज करना है, एमपीपीएससी के लिए जो एज का क्राइटेरिया भी रखा गया है उसको बढ़ाना है, कम करना है, तो वो कौन करेगा? वो राज्य सचिवालय में डिसाइड किया जाएगा, राज्य सचिवालय उसके लिए नियम बनाएगा। ठीक है, तो ये है इसके संबंध में नियम, कार्मिक प्रशासन के संबंध में नियम। उसके बाद अनुशासनात्मक कार्रवाई के संबंध में जो विधियां हैं, जो नियम है कि विधि तथा
ना। मान लीजिए कोई लोक सेवक अनुशासन संबंधी जो नियम है उनका पालन नहीं करता है, तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी, उसके संबंध में नियम बनाए गए हैं राज्य सचिवालय द्वारा। मान लीजिए कोई लोक सेवक है, सरकारी नौकरी में है और वो कोई प्राइवेट बिजनेस करने लग जाता है ना, या कोई प्राइवेट काम करने लग जाता है अपने नाम से, तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है। वो कार्रवाई क्या होगी उसके संबंध में राज्य सचिवालय डिसाइड करता है। आई बात समझ में? कोई लोक सेवक है, कोई किसी पद पर कार्यरत है और उसने अपने नाम से कोई बिजनेस स्टार्ट कर दिया, कोचिंग मान लीजिए स्टार्ट कर दी, और कंप्लेन हो गई कि भाई ये देखो लोक सेवक ऐसा कर रहा है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, एक्शन लिया जाता है। क्या एक्शन लिया जाएगा, उसका क्या तरीका होगा, वो राज्य सचिवालय डिसाइड करता है। राज्य सचिवालय में लिखा हुआ है ना। अब जैसे भाई बहुत से लोग सिलेक्ट हो गए लेकिन पढ़ा रहे हैं, तो अगर इसकी कंप्लेन हो जाए तो उनको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अब ठीक है, सब चलता है ना। शीशी के मकान है, सभी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो इसलिए जो है कोई कंप्लेन नहीं करता है ना। तो ये है, यानी लोक सेवक रहते हुए, सरकारी पद पर रहते हुए कोई निजी बिजनेस अपने नाम से नहीं कर सकता। इसके अलावा कोई राजनीतिक दल ज्वाइन नहीं कर सकता है। अगर कोई सरकारी पद पर कार्यरत है, वो अगर कोई किसी दल को ज्वाइन कर लेता है या किसी दल का कोई सम्मेलन है, किसी पार्टी का कोई सम्मेलन है, उसको अटेंड करता है, कोई राजनीतिक कथन कहता है यानी पॉलिटिकल स्टेटमेंट देता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। हिंदू कोई लोक सेवक है, सरकारी पद पर रहते हुए, एक पत्नी के रहते हुए उसको तलाक दिए बिना दूसरा विवाह नहीं कर सकता है, तो ये सारे आचरण संबंधी नियम कहे जाते हैं। अगर इनको कोई इनका पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। तो क्या कार्रवाई होगी ये भी लिखा हुआ है कि किन परिस्थितियों में कार्रवाई होगी और क्या कार्रवाई होगी। ये सारी चीजें जो है राज्य सचिवालय में डिसाइड होती हैं, राज्य सचिवालय इसके लिए नियम बनाता है, वो जो है यहाँ पर आपको बताना है। अवकाश संबंधी नियम, किसको कितना अवकाश मिलेगा इसके संबंध में नियम बने हुए हैं। किस पद के संबंध में, सरकारी नौकरी कोई कर रहा है तो उसको जो है कितनी छुट्टियां मिलेंगी, इसके संबंध में जो है यहाँ पर नियम, रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है सचिवालय की नियमावली में लिखी हुई है, ठीक है। उसके आधार पर सचिवालय काम करता रहता है। इसके बाद फिर आगे यहाँ पर आते हैं कार्य, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। राज्य सचिवालय के अंतर्गत दो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक इसका संगठन और दूसरा इसके कार्य। बाकी चीजें तो फिर मैंने यहाँ पर लिखी हैं, लेकिन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी ये इंपॉर्टेंट है। मतलब कहने का ये है कि दो में से एक चीज तो आउट ही है, मान के चलो। राज्य सचिवालय के कार्य मतलब पेपर आउट है, आप पेपर में देखना राज्य सचिवालय के कार्य भूमिका बताइए, ये क्वेश्चन आउट है। बाकी जो चीजें बताई हैं इतनी नियमावली कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये थोड़ा सा टफ चीज है, अंदर की चीजें हैं तो डीप चीजें हैं, लेकिन कभी कुछ एक आध साल में 2 साल में चीजें आने लगेंगी। अभी तो सीधा सीधा क्वेश्चन आना है, राज्य सचिवालय के संगठन बताइए, राज्य सचिवालय के कार्य भूमिका बताइए, बस इससे ज्यादा अभी कुछ भी नहीं आएगा। 2 साल बाद 3 साल बाद फिर इसके अंदर वो घुसेंगे, इसके अंदर चीजें पूछने लगेंगे, है ना। बहुत सारी चीजें फिर अंदर की हैं ना, वो बाद में पूछेंगे, ठीक है। तो कार्यों के संबंध में मैंने 2 भाग में इसको बांट के बताया हुआ है ना। कार्य जैसा मैंने बताया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। इस टॉपिक के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है कार्य, तो दूसरा इंपॉर्टेंट इसका पार्ट है संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो समान कार्य और विशिष्ट कार्य, 2 तरीके से मैंने इसको डिवाइड करके यहां पर लिखा हुआ है। तो सामान्य कार्य क्या होते हैं? सामान्य कार्य जो है, इसमें पहला जो कार्य है वो संपूर्ण जो प्रशासनिक व्यवस्था है, राज्य की संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था है, उसका पर्यवेक्षण करना, उसका नियंत्रण करना, उसका निर्देशन करना, लोगों का मार्गदर्शन करना, नेतृत्व करना। तो ये जो है इसका पहला कार्य है और इंपॉर्टेंट कार्य है। संपूर्ण जो प्रशासनिक व्यवस्था है राज्य की, मध्य प्रदेश की, उसका पर्यवेक्षण, नियंत्रण तथा निर्देशन करने का काम इसका एक महत्वपूर्ण काम है।
दूसरा इसमें है सरकारी नीति रचना हेतु आवश्यक सामग्री एवं ज्ञान के माध्यम से संबंधित मंत्री की सहायता तथा परामर्श प्रदान करना। ये जो है इसका दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है। अगर आपको जो है कोई 3 कार्य पूछे जाते हैं तो इन्हीं में से आपको लिखना है। जैसे उसने पूछ लिया राज सचिवालय के 3 कार्य बताइए या 3 महत्वपूर्ण कार्य बताइए, तो आपको ये पॉइंट लिखना है जो मैंने स्टार्टिंग में लिखे हुए हैं। ये 2 नंबर में आपको पूछ सकता है, राज सचिवालय के कोई 3 महत्वपूर्ण कार्य बताइए या 2 महत्वपूर्ण कार्य बताइए। तो यही स्टार्टिंग के जो कार्य मैंने बताए हैं उनको आपको लिखना है। ठीक है। सरकारी नीतियों का जो निर्माण होता है, मैंने आप लोगों को कल बताया था कि नीतियों के निर्माण के लिए जो उत्तरदायी होता है मंत्री होता है ना। नीतियों का निर्माण करता है मंत्री, और मंत्री को नीति निर्माण में आवश्यक सामग्री प्रदान करना, आवश्यक ज्ञान प्रदान करना, ये जो है सचिव का काम होता है, सचिवालय का काम होता है। तो अपने ज्ञान के माध्यम से आवश्यक सामग्री प्रदान करके वह मंत्री को सरकारी नीति के निर्माण में सहायता तथा परामर्श प्रदान करता है। ये एक इसका महत्वपूर्ण कार्य है। ठीक है। इसके बाद आता है राज्य सरकार की जो नीतियां हैं, राज्य सरकार की विभिन्न नीतियां हैं, कार्यक्रम हैं, उनकी क्रियान्विति की देखरेख करना। मैंने आप लोगों को कल विभागीय पद्धति के 3 स्तर बताए थे। विभागीय पद्धति के 3 स्तर मैंने कल बताए थे। वो केंद्र स्तर पर भी वही हैं, वही राज्य स्तर पर हैं। तो सबसे पहला स्तर बताया था राजनीतिक स्तर, जिसको हम बोलते हैं मंत्री स्तर। तो मंत्री क्या काम करता है? नीतियों का निर्माण करता है। फिर दूसरा मैंने बताया था सचिवालय स्तर, जिसमें सचिव पाए जाते हैं। सचिव मंत्री को नीति निर्माण में हेल्प करता है, मदद करता है, उसको आंकड़े उपलब्ध कराता है, उसको परामर्श प्रदान करता है, अपनी नॉलेज के आधार पर उसको परामर्श देता है। ठीक है। फिर तीसरा स्तर मैंने बताया था निदेशालय, उसमें होता है निदेशक। तो इसका काम क्या होता है? नीतियों का क्रियान्वयन करना, है ना। तीनों के काम अलग अलग हो गए। मंत्री नीतियों का निर्माण करता है, सचिव यानी सचिवालय मंत्री को नीति निर्माण में हेल्प करने का काम करता है, उसको आंकड़े उपलब्ध कराता है, सामग्री उपलब्ध कराता है। निदेशालय, निदेशक जो होता है, जो नीति मंत्री तथा सचिव ने मिलकर बनाई है उस नीति को क्रियान्वित करने का काम करता है निदेशालय, डायरेक्टरेट। उसका प्रमुख होता है निदेशक, उसको हम संचालक भी बोलते हैं, और जो संस्था उसको संचालनालय भी बोला जाता है। ठीक है। तो जो क्रियान्वयन हो रहा है उसकी क्रियान्वयन की देखरेख करने की जिम्मेदारी है, उसके सुपरविजन की जिम्मेदारी है, उसके मूल्यांकन की जिम्मेदारी इसकी होती है सचिवालय। ठीक है। सरकारी कार्यक्रमों का समय समय पर उचित तरीके से मूल्यांकन करना। देखो वही पॉइंट आ गया, है ना। नीतियों तथा कार्यक्रमों की क्रियान्विति की देखरेख करना, उनका सुपरविजन करना, मॉनिटरिंग करना, और जो भी कार्यक्रम तैयार किए गए उनका मूल्यांकन करना। मूल्यांकन करने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो कार्यक्रम चल रहे हैं वो सही तरीके से चल रहे हैं कि नहीं, या कार्यक्रमों से लोगों को फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस स्तर पर मूल्यांकन किया जाता है। अगर फायदा नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, उसमें क्या सुधार किए जाना चाहिए, इस तरीके से जो है राज्य सचिवालय देखता है। तो ये इसके क्या है? ये सामान्य कार्य। अब आगे हम बात कर रहे हैं विशिष्ट कार्यों की। ये एक्चुअली हेडिंग है, ये सारे जो पॉइंट ये हेडिंग है इनका डिस्क्रिप्शन आपको लिखना है। डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा है, कितना आपको मैटर लिखना है, उसके आधार पर आपको यहाँ पर मैटर देना रहेगा। बाकी जितनी हेडिंग यहाँ पर मैंने लिखी हुई हैं, ये सारी हेडिंग डिस्क्राइब करने के लिए, इनको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। सचिवीय सहायता का मतलब यहाँ पर यह है कि जो राज्य सचिवालय होता है वो मंत्रिमंडल तथा उसकी जो समितियां हैं उनको सचिवीय संबंधी सहायता प्रदान करता है। यानी सचिव की जो सहायता होती है, सचिव जिस तरह से सहायता प्रदान करता है किसी विभाग को, किसी मंत्री को, उसी तरह की सहायता ये जो है मंत्रिमंडल तथा उसकी समितियों को प्रदान करता है। जैसे मंत्रिमंडल की कोई बैठक होने वाली है तो उस बैठक की व्यवस्था करना, बैठक कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, उसकी पूरी व्यवस्था की जाती है। इसके अलावा मंत्रिमंडल में किस विषय पर चर्चा होने वाली है उसकी कार्यसूची तैयार की जाती है ना। किस विषय पर चर्चा होनी है वो लिस्ट पूरी तैयार करके इसके द्वारा दी जाती है। इसके अलावा जो चर्चा हुई है
किस विषय पर चर्चा हुई है, किस पर सहमति हुई है, किस पर असहमति हुई है, उसका पूरा रिकॉर्ड इसके द्वारा रखा जाता है डेट सहित, है ना। इस डेट को मीटिंग हुई, इस मीटिंग में इन विषयों को लेकर के चर्चा की गई और इन विषयों को लेकर के सहमति बनी, ये निर्णय लिए गए, तो उनका पूरा रिकॉर्ड इसके द्वारा रखा जाता है और जरूरत पड़ने पर मंत्रिमंडल को उपलब्ध कराया जाता है। तो इसको कहते हैं सचिवीय सहायता, सचिव संबंधी सहायता प्रदान करने का काम जो है इसके द्वारा किया जाता है। ये किसको प्रदान करता है, ये जो है मंत्रिमंडल तथा उसकी समितियों को, ठीक है। और अगर हम मुख्य सचिव की बात करें तो मुख्य सचिव यही सहायता मुख्यमंत्री को प्रदान करता है, ठीक है। इसके बाद नीति निर्माण तथा नियोजन, नीति निर्माण तथा नियोजन मतलब जो राज्य सचिवालय होता है वो नीति निर्माण के संबंध में काम करता है और नियोजन गांव राज्य के विकास के लिए जो है नियोजन संबंधी काम करता है। और ये नियोजन, इसके लिए जो है विभिन्न विभागों से उसको कंसल्ट करना पड़ता है और केंद्र सरकार से कंसल्ट करके, नीति आयोग से कंसल्ट करके राज्य के विकास के लिए नियोजन संबंधी यानी योजनाओं का निर्माण करता है, ठीक है। आर्थिक नियोजन संबंधी काम किया जाता है, मतलब नीतियों का निर्माण भी करता है और विकास के संबंध में नियोजन का काम भी करता है, जिसको हम कहते हैं प्लानिंग। पंचवर्षीय योजनाएं जो बनाई जाती हैं वो पंचवर्षीय योजनाएं यही बनती हैं, ठीक है। और इसके लिए जो राज्य नीति आयोग है, अब जैसे राज्य योजना मंडल पहले कहते थे, राज्य योजना आयोग पहले उसको बोलते थे, अब उसका नाम हो गया राजनीति आयोग। तो राजनीति आयोग से कंसल्ट करके जो है यहाँ पर नीतियां बनाई जाती है। एक्चुअली राज्य योजना आयोग जो है उसका पर्टिकुलर कोई सचिवालय नहीं है, राज्य योजना आयोग का राज्य में कोई सचिवालय नहीं है, तो राज्य योजना आयोग जो है इसी राज्य सचिवालय से कंसल्ट करके ही जो है नीतियों का योजनाओं का निर्माण करता है, पंचवर्षीय योजनाएं बनाता है। इसके बाद आता है सूचना के केंद्र के रूप में विभिन्न संस्थाओं की, विभिन्न विभागों की जो सूचनाएं हैं उनको जो है मंत्रिमंडल, उसकी समितियां और राज्यपाल तक उनको पहुंचाया जाता है ना। अलग अलग तरह की जो सूचियां हैं, अलग अलग जो संस्थान हैं, अलग अलग जो संगठन हैं, विभाग हैं, उनकी जो जानकारियां होती हैं, उनकी जो सूचनाएं होती हैं वो मंत्रिमंडल को पहुंचाई जाती हैं। जरूरी सूचनाएं उनकी समितियों को पहुंचाई जाती है, मंत्रिमंडलीय समितियों को पहुंचाई जाती हैं और राज्यपाल को भी जो है सूचनाएं इसके माध्यम से भेजी जाती हैं। इसके अलावा मंत्रिमंडल में जो निर्णय लिए जाते हैं तो उन निर्णयों को संबंधित विभाग तक पहुंचाने का काम यही करता है ना। राज्य सचिवालय सूचनाओं के आदान प्रदान के रूप में काम करता है। विभागों संबंधी सूचनाएं मंत्रिमंडल तक पहुंचाई जाती हैं, मंत्रिमंडल है, उसकी समितियां हैं, राज्यपाल है, वहां तक जो है सूचना पहुंचाई जाती हैं और मंत्रिमंडल द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं उन निर्णयों से संबंधित जो जानकारी है, जो सूचनाएं हैं, वो सूचना कहां तक पहुंचाई जाती है, संबंधित विभाग तक पहुंचाई जाती है। तो ये सूचनाओं के आदान प्रदान के रूप में इस तरह से राज्य सचिवालय काम करता है। इसके बाद समन्वयात्मक कार्य, समन्वय संबंधी काम इसका एक महत्वपूर्ण काम है। समन्वय संबंधी काम कैसे करता है? एक्चुअली जो मुख्य सचिव होता है, अभी हम मुख्य सचिव के बारे में आगे पढ़ेंगे, तो मुख्य सचिव की भूमिका में इसका उल्लेख आता है कि मुख्य सचिव जो है सचिव संबंधी जो समितियां होती हैं हर विभाग में उसका जो सचिव होता है उसकी अध्यक्षता में कमेटीज बनी रहती है, उनको बोलते हैं सचिव संबंधी समितियां। तो मुख्य सचिव संबंधी समितियों का अध्यक्ष होता है, ठीक है। तो सचिव संबंधी समितियों का अध्यक्ष मुख्य सचिव होता है, तो इसके नाते मुख्य सचिव का एक बहुत बड़ा रोल होता है कि वो विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने का काम करता है। ये हम मुख्य सचिव को वहां पर भी लिखेंगे और यहां पर भी लिख रहे हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें जो हम राज्य सचिवालय के यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो आपको मुख्य सचिव में काम आई, क्योंकि मुख्य सचिव कौन है? मुख्य सचिव इसका सबसे बड़ा पदाधिकारी अध्यक्ष है, तो इसके कुछ जो कार्य हैं वो हम मुख्य सचिव के कार्य में भी लिखेंगे। आई बात समझ में? इसलिए इसको अच्छे से अगर आपने समझ लिया तो आपको मुख्य सचिव को समझने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आना है। तो आई बात समझ में? जो मुख्य सचिव होता है वो सचिव संबंधी जो समितियां होती हैं उनका अध्यक्ष होता है ना। मुख्य सचिव संबंधी समितियों का अध्यक्ष होता है। सचिव संबंधी समितियां क्या होती हैं? अलग अलग विभागों में
उनके जो सचिव होते हैं, विभाग का मैंने पहले बताया है कि विभाग का जो प्रमुख होता है वो सचिव होता है। हर विभाग का एक प्रमुख होता है, प्रशासनिक प्रमुख वो सचिव होता है। राजनीतिक प्रमुख उसका मंत्री होता है, जैसे वित्त मंत्री और वित्त सचिव, ऐसा है। वित्त विभाग है और वित्त विभाग का मंत्री, वित्त मंत्री वो राजनीतिक अध्यक्ष हो गया, और वित्त विभाग का जो प्रशासनिक प्रमुख है वो वित्त सचिव कहलाता है। ठीक है, तो जो किसी विभाग का जो प्रशासनिक प्रमुख है वो सचिव होता है, तो सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनी होती है ताकि उस विभाग से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व किया सके। तो हर विभाग में सचिव स्तरीय समितियां बनी होती हैं, उन समितियों का जो अध्यक्ष होता है वो मुख्य सचिव होता है। ठीक है, तो मुख्य सचिव चूंकि सभी सचिव स्तरीय समितियों का अध्यक्ष होता है और सचिव स्तरीय समितियां अलग अलग विभागों की होती हैं, तो उनकी अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव सभी विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने का काम करता है। यानी राज्य सचिवालय सभी विभागों के बीच समन्वय स्थापित करता है मुख्य सचिव के रूप में। मुख्य सचिव चूंकि अध्यक्ष है तो मुख्य सचिव समन्वय स्थापित करता है, मतलब राज्य सचिवालय भी समन्वय स्थापित करता है, बात वही होगी। ऐसे आपको इसमें बताना है ना। समन्वय मतलब एक दूसरे जो भी विभाग है उनके बीच कोऑर्डिनेशन रखना, समायोजन स्थापित करना या सामंजस्य बनाए रखना। उनके बीच कोई टकराव है, उनके बीच कोई विवाद है या कोई गतिरोध है, कार्यों का अतिक्रमण है, तो उसको जो है उसका समाधान करना, तो उसको बोलते हैं समन्वय, है ना। समन्वय मतलब कोऑर्डिनेशन, इसको हम सामंजस्य भी कहते हैं, इसको हम समायोजन भी बोलते हैं, और इसको हम जो है सहयोग की भावना उत्पन्न करना ये भी बोल देते हैं। उसको प्रशासनिक शब्दावली में समन्वय बोला गया है। सामान्य बोलचाल की भाषा में उसको हम सामंजस्य भी बोल देते हैं। सामंजस्य है, समायोजन है, तालमेल है, सहयोगी भावना उत्पन्न करना है, ये सामान्य बोलचाल की भाषा में। लेकिन पब्लिक एड में या प्रशासनिक भाषा में उसको समन्वय बोला जाता है, इंग्लिश में कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो समन्वय का मतलब होता है कि जो भी अलग अलग विभाग हैं उनके बीच टकराव को रोकना, टकराव को रोक करके उनके बीच जो संघर्ष चल रहा है उसको रोक करके उनके मध्य सहयोगी भावना उत्पन्न करना, जिससे जो है वो अच्छे ढंग से मिलकर के काम कर सके। तो आई बात समझ में। तो एक बड़ा काम है, समन्वयात्मक काम मुख्य सचिव का होता है, और मुख्य सचिव चूंकि राज्य सचिवालय का प्रमुख होता है तो राज्य सचिवालय का भी वही काम है। ठीक है, परामर्शदायी कार्य। परामर्शदायी कार्य का मतलब यहां पर यह है कि जो मुख्य सचिव होता है वो मुख्यमंत्री का परामर्शदाता होता है, प्रधान सलाहकार माना जाता है ना। मुख्य सचिव राज्य के मुख्यमंत्री का प्रधान सलाहकार या प्रधान परामर्शदाता होता है। वहीं जो शासन सचिव होता है वो अपने मंत्री का प्रमुख सलाहकार होता है। तो इस तरीके से जो है दोनों अपने अपने जो प्रमुख हैं उनको जो है सलाह प्रदान करते हैं, परामर्श प्रदान करते हैं। इस तरीके से राज्य सचिवालय परामर्शदायी कार्य भी करता है। ठीक है, अपने अपने यानी जो शासन सचिव है वो अपने मंत्री को सलाह देता है, परामर्श देता है, और मुख्य सचिव मुख्यमंत्री को सलाह प्रदान करता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करते हैं। इसके अलावा देखिए मुख्य सचिव एक्चुअली, अभी हम मुख्य सचिव के वहां पर पढ़ेंगे, मुख्य सचिव मुख्य रूप से मुख्यमंत्री तथा मंत्रिमंडल को परामर्श प्रदान करता है। लेकिन जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है, अगर मान लीजिए राष्ट्रीय शासन लागू हो गया तो फिर क्या होगा? अब मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद तो है ही नहीं। राष्ट्रपति शासन के दौरान जो है सरकार तो गिर जाती है, मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद रहता नहीं। फिर मुख्य सचिव क्या किसको सलाह देगा? फिर राज्यपाल को सलाह देगा। ऐसा है, तो राज्यपाल का सलाहकार फिर बन जाता है जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि मुख्य सचिव कभी कभी यानी आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल को भी सलाह प्रदान करता है। तो तीन चीजें हो गई, यानी मुख्यमंत्री को भी सलाह करता है, मंत्रिमंडल को भी सलाह करता है, राज्यपाल को भी करता है, और जो सचिव हैं वो मंत्री को सलाह प्रदान करते हैं। तो ओवरऑल परामर्शदायी निकाय हो गया। ठीक है, ऐसे मंत्रिमंडल से संबंधित विभिन्न प्रकार के कार्य इसके द्वारा किए जाते हैं। मैंने अभी सचिव सहायता में लिखा है, तो वही लगभग कार्य यहाँ पर आते हैं, है ना। जो राज्य सचिवालय है वो मंत्रिमंडल को हेल्प करने का काम करता है। मंत्रिमंडल को हेल्प करने का काम वही है जैसे मैंने बताया है कि जो भी बैठकें होती हैं उनकी व्यवस्था इसके द्वारा की जाती है ना। मंत्रिमंडल की जब बैठकें होने वाली हैं
वो डिसाइड होता है भाई किस डेट पे बैठक होगी, कहाँ पर होगी, है ना, कौन कौन से मुद्दे उसमें चर्चा के रहेंगे, उसकी पूरी कार्यसूची रूपरेखा तैयार की जाती है ना, विषय तैयार किए जाते हैं, उनको प्रस्तुत किया जाता है, जो भी वहाँ पर डिसीजन होते हैं उन डिसीजंस में जो है उनका अभिलेख रखा जाता है। उस समय जो मंत्रिमंडल की बैठक होती है तो मुख्य सचिव जो है मौजूद रहता है, ज्यादातर मुख्यमंत्री की हेल्प के लिए मौजूद रहता है, कभी कभी नहीं भी रहता है, डिपेंड करता है मुख्यमंत्री पर। मुख्यमंत्री अगर चाहे तो उसको रख सकता है, नहीं चाहे तो नहीं रख सकता है, ठीक है, हेल्प के लिए। तो मंत्रिमंडल संबंधी जितने भी काम है, मंत्रिमंडल और उसकी समितियों संबंधी जितने भी काम है जो है राज्य सचिवालय द्वारा किए जाते हैं, ठीक है। बैठकों की व्यवस्था करना, बैठकों के लिए आवश्यक जो विषय हैं उनकी कार्यसूची तैयार करना, और बैठक में जो भी निर्णय लिए गए हैं उनका अभिलेख तैयार करना, उनका रिकॉर्ड रखना। इसके अलावा विभिन्न मंत्रियों तथा मंत्रियों एवं जो प्रशासक है, लोक सेवक हैं, उनके बीच जो भी विवाद होते हैं, जो भी झगड़े होते हैं, उन झगड़ों को जो है निपटाने के संबंध में भी राज्य सचिवालय काम करता है। इसके बाद राज्यपाल संबंधी कार्य, मैंने आप लोगों को कल बताया था कि जो राज्य सचिवालय है वो राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल और पर्टिकुलर मंत्री, इन चारों के लिए काम करता है। चार, राज्यपाल के लिए भी काम करता है, मुख्यमंत्री के लिए भी काम करता है, मंत्रिमंडल के लिए भी काम करता है और पर्टिकुलर मंत्री के लिए भी काम करता है, ठीक है। तो राज्यपाल को किस तरह से सहायक होता है, राज्यपाल की सहायता कैसे करता है? राज्यपाल के जितने भी विधानसभा तथा मंत्रिमंडल से रिलेटेड काम हैं उनको जो है इसके द्वारा किया जाता है। बाकी राज्यपाल का कार्यालय अलग होता है, जैसे वहां पर राष्ट्रपति का कार्यालय होता है, राज्यपाल का कार्यालय अलग है। तो राज्यपाल का जो कार्यालय है वो उसके निजी जो काम होते हैं, है ना, तो झाड़ू पोछा वाले काम, तो झाड़ू पोछा नहीं कह सकते, मतलब इस तरह के निजी काम, तो इस तरह के जो काम होते हैं वो राज्यपाल कार्यालय करता है। लेकिन जो औपचारिक काम है, विधानसभा से रिलेटेड काम है, मंत्रिमंडल से रिलेटेड काम है, वो सारे काम जो है राज्य सचिवालय द्वारा किए जाते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को वहां पर बताया था कि राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है वो मंत्रिमंडल सचिवालय तैयार करता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण खुद राष्ट्रपति तैयार नहीं करते हैं, ऐसे राज्यपाल भी नहीं तैयार करते, है ना। तो राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्र में मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा तैयार किया जाता है। वही यहां पर राज्यपाल का अभिभाषण राज्य सचिवालय तैयार करता है, क्योंकि यहां पर तो एक ही सचिवालय है, केंद्र स्तर पर तो 3-3 सचिवालय काम कर रहे हैं, अलग अलग हैं वहां पर, यहां पर सब यही कर रहा है, सारे काम इसी को करना है, ठीक है। तो राज्यपाल का जो अभिभाषण होता है ना, राज्यपाल का अभिभाषण मतलब जो उसको विधानसभा में देना है, राज्यपाल विधानसभा में जो अभिभाषण देता है उसको तैयार करने की जिम्मेदारी इसकी होती है, उसको कहते हैं एड्रेस। राज्यपाल कहीं और बोल रहे हैं उसकी गारंटी नहीं है, मतलब मान लीजिए राज्यपाल इंदौर आए और यहां पर कोई वो भाषण दे रहे हैं तो वो भाषण है, वो स्पीच है, अभिभाषण नहीं है। विधानसभा में जो बात होती है, विधानसभा में जो बात करते हैं वो है अभिभाषण, वो स्पीच नहीं, वो एड्रेस है। यहां पर विधानसभा के बाहर जो भी बात राज्यपाल करते हैं वो स्पीच है, उसको बोलते हैं भाषण, और वहां पर अभिभाषण, इंग्लिश में उसको एड्रेस बोलते हैं, और बाहर स्पीच। तो एड्रेस तैयार करते हैं, राज्य सचिवालय क्या तैयार करता है? अभिभाषण तैयार करता है, ठीक है। जैसे राष्ट्रपति का, वही राष्ट्रपति के लिए मंत्रिमंडल सचिवालय तैयार करता है भाषण, है ना। तो विधानसभा में जो भी अभिभाषण राज्यपाल द्वारा दिया जाता है, जो भी मैसेज किया जाता है ना, आर्टिकल 175 है, आर्टिकल 175, 176, आर्टिकल 175, 176 जो है, दो आर्टिकल्स हैं। 176 में जो है विशेष अभिभाषण की बात कही गई है, जिसमें विधानसभा का जो नवनिर्वाचित विधानसभा के प्रथम सत्र में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र में राज्यपाल द्वारा विधानसभा में अभिभाषण किया जाता है। आर्टिकल 176 है, ठीक है। तो वो जो अभिभाषण जिसकी हम बात करें वो है, वो नवनिर्वाचित विधानसभा के प्रथम सत्र में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र में राज्यपाल द्वारा विधानसभा में अभिभाषण दिया जाता है, एड्रेस किया जाता है। तो वो जो अभिभाषण है
उसको तैयार करने की जिम्मेदारी इसकी है ना। आर्टिकल जो 175 है उसमें जो अभिभाषण की बात कही गई, वो अभिभाषण कभी भी हो सकता है जब मंत्रिपरिषद, राज्य की जो मंत्रिपरिषद है वो अगर राज्यपाल को कहती है तो फिर वो दे सकते हैं। वो आर्टिकल 175 के तहत होगा और उसी में मैसेज की बात कही गई है संविधान में कि राज्य विधानमंडल में राज्यपाल अभिभाषण करेंगे और संदेश भेज सकते हैं। तो राज्यपाल द्वारा जो भी अभिभाषण किया जाएगा, जो भी संदेश भेजा जाएगा, उसका प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार इसकी राज्य सचिवालय की कही जाए। ठीक, तो ये पहला कार्य हो गया राज्यपाल संबंधी। दूसरा, राज्यपाल जो है अध्यादेश जारी करते हैं। आर्टिकल 213 के तहत राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है, ऑर्डिनेंस पास किया जाता है, ऑर्डिनेंस इशू किया जाता है। तो उस अध्यादेश का प्रारूप भी यहीं तैयार होता है ना। भाई अध्यादेश जारी होगा तो अब राज्यपाल तो बेचारे लिखेंगे नहीं, उनके पास इतना समय नहीं है। अध्यादेश का प्रारूप राज्यपाल थोड़ी लिखेंगे, तो उसका प्रारूप कोई ना कोई तो लिखेगा, तैयार करेगा, भाई अध्यादेश है क्या। तो उस अध्यादेश का प्रारूप राज्य सचिवालय में तैयार किया जाता है और फिर उसको राष्ट्रपति डिक्लेयर कर देते हैं, जारी कर इशू कर देते हैं। इसके अलावा आर्टिकल 174 में राज्यपाल को अधिकार दिया गया है कि उन्हें राज्य विधानमंडल का सत्र बुलाने, सत्रावसान करने तथा विधानसभा के विघटन का अधिकार है, आर्टिकल 174। तो इसके संबंध में जो प्रस्ताव है वो भी जो है राज्य सचिवालय में तैयार किया जाता है ना। राज्य विधानमंडल का सत्र बुलाना है, कब बुलाना है, कितने दिन चलेगा, क्या क्या उसमें चर्चाएं होंगी, इसकी पूरी जानकारी, सत्रावसान कब होगा, विधानसभा का विघटन अगर करना है तो उसका प्रारूप तैयार किया जाएगा। राष्ट्रपति तो घोषणा करते हैं, लेकिन उसका पूरा ब्यौरा तैयार करने का काम राज्य सचिवालय का होता है। तो ये राज्यपाल से संबंधित कार्य है। और मैंने भी बताया कि राष्ट्रपति शासन जब लागू हो जाता है तो उस समय जो है मुख्य सचिव जो होता है वो राज्यपाल को हेल्प करने का काम करता है। यानी मुख्य सचिव राज्यपाल के निर्देशानुसार फिर काम करता है, क्योंकि मुख्यमंत्री तो होता नहीं, राष्ट्रपति शासन लागू नहीं है। सामान्य परिस्थितियों में मुख्य सचिव मुख्यमंत्री के सलाह से काम करता है, मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार काम करता है, मुख्यमंत्री को सलाह प्रदान करता है। अगर मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद नहीं है, राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है, तो फिर वो राज्यपाल से कंसल्ट करेगा, राज्यपाल के हिसाब से उसको काम करना पड़ेगा, ऐसा। ठीक है। प्रशासनिक नेतृत्व का मतलब यहाँ पर यह है कि जो राज्य सचिवालय के जो पदाधिकारी हैं उसमें मुख्य सचिव आते हैं, शासन सचिव आते हैं, ये जो है राज्य प्रशासन को नेतृत्व प्रदान करते हैं, राज्य प्रशासन का नेतृत्व करते हैं, उसका नियंत्रण करते हैं, निर्देशन करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। यानी पूरी प्रशासनिक व्यवस्था इनके मार्गदर्शन में, इनके नेतृत्व में काम करती है। इनके मुख्य सचिव और शासन सचिवों के निर्देशन में पूरी प्रशासनिक व्यवस्था राज्य की काम करती है। इनके द्वारा जो है सभी प्रशासनिक अधिकारियों का नेतृत्व किया जाता है। जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, चाहे वो IAS हो, चाहे IPS हो, चाहे कोई भी हो, सभी का नेतृत्व, सभी का मार्गदर्शन, सभी पर नियंत्रण, सभी का पर्यवेक्षण मुख्य सचिव द्वारा किया जाता है। जैसे मैंने बताया है कि मुख्य सचिव सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है और फिर उसके नीचे शासन सचिव काम करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया वित्तीय तथा बजट संबंधी काम। राज्य की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ रखना, ये जो है राज्य सचिवालय की जिम्मेदारी होती है ना। राज्य की जो वित्तीय स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, वो जो है सुदृढ़ रहे, इसकी जिम्मेदारी राज्य सचिवालय की होती है। इसके अलावा राज्य का जो बजट है वो वित्त विभाग तैयार करता है। इसके पहले अलग अलग जो विभाग हैं वो जो है अपने बजट अनुमान तैयार करते हैं, है ना। बजट बनने से पहले बजट निर्माण प्रक्रिया पूरी है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, हालांकि वो होना चाहिए थी। अब इतना सब सिलेबस जोड़ा तो उसको जोड़ देते तो क्या बिगड़ जाता, लेकिन उन्होंने जोड़ा नहीं। वो प्रोसेस थोड़ा तकनीकी है। उसमें क्या होता है कि जब बजट बनने वाला होता है तो उसके 6-7 महीने पहले से प्रोसेस स्टार्ट होती है। मतलब बजट फरवरी में रखा जाता है तो 6 से 7 महीने पहले से बजट निर्माण की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। तो उसमें वित्त विभाग, यहाँ पर वित्त विभाग है, केंद्र में वित्त मंत्रालय, तो वित्त विभाग सभी विभागों को, अन्य जो विभाग हैं उनको जो है एक प्रपत्र भेजता है
एक सर्कुलर भेजता है जिसमें उन विभागों को अपने आय व्यय के ब्यौरे भेजना होते हैं। आगामी वर्ष में उनको कितनी आय होगी, कितना व्यय होगा, ये उनको भेजना होता है। उनको बोलते हैं बजट अनुमान, इसको बजट अनुमान बोला जाता है, बजट एस्टीमेट, है ना। तो सभी विभाग आगामी वर्ष में, आगामी वर्ष यानी आगे जो आने वाला है, उस वर्ष में उन विभागों को कितनी आय होने वाली है, कितना व्यय होने वाला है, इसका पूरा विवरण जो है बना करके सभी वित्त विभाग वित्त विभाग को भेज देते हैं। फिर वित्त विभाग उन पर चर्चाएं करता है, उनकी स्टडी करता है, उनको फिर एक साथ करके और बजट बना देता है। तो ये बजट का निर्माण ऐसे होता है, ठीक है। तो राज्य सचिवालय का जो काम है वो बजट निर्माण में भी इसकी भूमिका होती है, क्योंकि विभाग इसके अंतर्गत आते हैं। हर विभाग अपने लिए बजट तैयार करता है, वित्तीय अनुमान, बजट अनुमान तैयार करता है। फिर उनके आधार पर वित्त विभाग जो है संपूर्ण राज्य के लिए बजट का निर्माण करता है, ठीक है। फिर राज्य सचिवालय का फिर काम क्या है, जो भी बजट तैयार हुआ है, बजट का जो क्रियान्वयन हो रहा है, उस क्रियान्वयन की समीक्षा करता है। यानी बजट में जो भी प्रावधान किए गए हैं उसके अनुरूप क्रियान्वयन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, इसकी मॉनिटरिंग करना, इसकी समीक्षा करना राज्य सचिवालय का बड़ा काम होता है, ठीक है। तो यह है वित्तीय तथा बजट संबंधी का। इसके बाद सांख्यिकीय प्रशासन। सांख्यिकीय प्रशासन का मतलब यहां पर यह है कि सांख्यिकी संबंधी जो नीति है वो राज्य सचिवालय में तैयार होती है ना। सांख्यिकी संबंधी आंकड़ों के संबंध में कोई भी नीति है उसकी यहाँ पर तैयार होती है ना। कोई भी चेंज करना है, जैसे राज्य की जो आय है, राज्य का जो जीडीपी है, इसमें कुछ चेंज करना है, इसकी पद्धति में चेंज करना है, तो उसके संबंध में नीतियां यहाँ पर बनाई जाती हैं ना। सांख्यिकी जो आंकड़े होते हैं ना, कोई भी आंकड़े, कृषि संबंधी आंकड़े हैं, उद्योग संबंधी आंकड़े हैं ना, प्रति व्यक्ति आय संबंधी आंकड़े हैं, जीडीपी संबंधी आंकड़े हैं, जीबीए संबंधी आंकड़े हैं, उसके संबंध में जो है पूरा ब्यौरा यहाँ पर दिया जाता है। उसके संबंध में नीतियां इसके द्वारा बनाई जाती हैं। कार्मिक प्रबंध। कार्मिक प्रबंध मैंने अभी बताया हुआ है। कार्मिक प्रबंध का मतलब यह होता है कि कार्मिकों की जो भर्ती है, नियुक्ति है, ट्रेनिंग है, पदोन्नति है, सेवानिवृत्ति है, वेतन निर्धारण है, इन सभी के संबंध में नियम, नीतियां राज्य सचिवालय द्वारा तैयार की जाती हैं। कार्मिक प्रबंध के अंतर्गत ये सब चीजें आती हैं। कार्मिक प्रबंध जो होता है उसमें क्या क्या आता है, उसमें भर्ती है, नियुक्ति है, पदोन्नति है, प्रशिक्षण है, सेवानिवृत्ति है, वेतन निर्धारण है, इन सभी को मिलाकर के बोला जाता है कार्मिक प्रबंध, है ना। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक पूरा टॉपिक हुआ करता था कार्मिक प्रशासन, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन करके पूरा टॉपिक हुआ करता था, जिसमें ये बहुत डिटेल में पढ़ते थे। आपका जो पुराना सिलेबस था उसमें एक ट्रेनिंग करके टॉपिक था, प्रशिक्षण, मध्य प्रदेश में प्रशिक्षण करके टॉपिक था पहले, वो हट गया है। तो वो प्रशिक्षण जो है ये इसके अंतर्गत ही आता है, कार्मिक प्रशासन के अंतर्गत, कार्मिक प्रबंध के अंतर्गत आता है। तो कार्मिक प्रबंध से जुड़े हुए जितने भी मामले हैं, जुड़ी हुई जितनी भी गतिविधियां हैं, उसमें क्या क्या मैंने बताया है, भर्ती है, रिक्रूटमेंट, नियुक्ति है, और देखो भर्ती नियुक्ति में फर्क है ना। भर्ती मतलब एग्जाम कंडक्ट कराने के संबंध में ना। भर्ती के माध्यम से क्या होता है, एग्जाम कंडक्ट होता है। भर्ती के माध्यम से फिर चयन होता है, और चयन के माध्यम से फिर नियुक्ति होती है, नियुक्ति के माध्यम से प्लेसमेंट होता है, इसको बोलते हैं प्लेसमेंट, पदस्थापना, है ना। नियुक्ति हुई और नियुक्ति के बाद आती है पदस्थापना, फिर ट्रेनिंग होती है, फिर पदोन्नति होती है, ऐसे क्रम है। तो पहले आती है भर्ती, फिर आता है चयन, सिलेक्शन, फिर नियुक्ति होती है, फिर पदस्थापना होती है, फिर पदोन्नति होती है, फिर ट्रेनिंग होती है, ऐसे होता है ना। बीच में पदोन्नति की पहले ट्रेनिंग होती है, पदोन्नति के बाद भी ट्रेनिंग होती है, ठीक है। तो ये सारे जो काम हैं ये कार्मिक प्रबंध के अंतर्गत आते हैं। इनके संबंध में रूल्स रेगुलेशन बनाना, इनके संबंध में नीतियां बनाना, ये राज्य सचिवालय का काम होता है। राज्य सचिवालय में सारी नीतियां बनाई जाती है। इसके बाद संघीय सरकार, अन्य सरकारों तथा केंद्रीय अभिकरणों से संपर्क स्थापित इसके द्वारा किया जाता है। मतलब अपने राज्य के हित में, जो राज्य सचिवालय है अपने राज्य के हित में केंद्र सरकार से संपर्क करता है, अलग अलग राज्य सरकारों से संपर्क करता है। इसके अलावा जो केंद्रीय अभिकरण है उनसे भी जो है इसका संपर्क रहता है। केंद्रीय अभिकरणों में जैसे नीति आयोग है, भारत निर्वाचन आयोग है, वित्त आयोग है, राष्ट्रीय एकता परिषद है,
अंतर्राज्यीय परिषद है, इन सभी से संपर्क इसके द्वारा किया जाता है। इसलिए किया जाता है ताकि राज्य का हित हो, मतलब राज्य का पक्ष प्रस्तुत किया जाता है ना, राज्य का इन मंचों पर राज्य का पक्ष प्रस्तुत किया जाता है और राज्य से जो इन मंचों पर जो है राज्य के लिए डिमांड की जाती है, भाई हमें इस तरह की डिमांड चाहिए। ठीक है, तो ये है विभिन्न केंद्रीय उपकरणों संपर्क के बारे में। इसके बाद विधि संबंधी कार्य। विधि संबंधी कार्य का मतलब यहां पर यह है कि जो विधेयक राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत किया जाने वाला है, उस विधेयक को निर्मित करने का काम भी यहीं पर होता है ना। तो विधि पास तो विधानमंडल में होगी या केंद्र में संसद में होगी, लेकिन उसको तैयार करना पड़ेगा ना पहले। भाई वो अधिनियम जो है, वो जो विधेयक होता है बाद में अधिनियम बनता है, पहले उसको बिल विधेयक बोला जाता है। तो वो जो विधेयक राज्य विधानमंडल में पारित होने के लिए रखा जाना है, तो उस विधेयक की रूपरेखा, उसका जो प्रारूप है, उसका जो ड्राफ्ट है, वो राज्य सचिवालय में तैयार होता है और तैयार हो जाएगा, फिर जो है उसको मंत्रिमंडल के पास भेज देते हैं, मंत्रिमंडल अप्रूवल दे देती है, फिर मंत्रिमंडल के अप्रूवल के बाद फिर राज्य विधानमंडल में उसको रखा जाता है, फिर उसको पास किया जाता है, फिर उसकी पूरी प्रोसेस होती है। 3 वाचन होते हैं, प्रथम वाचन है, द्वितीय वाचन है, तृतीय वाचन है, फिर दूसरे सदन में जाता है वो, फिर दूसरे सदन में 3 वाचन होते हैं, फिर राज्यपाल के पास जाता है, फिर राज्यपाल के सिग्नेचर हो जाते हैं, तो वो जो विधेयक है वो अधिनियम का रूप ले लेता है। ये पूरी प्रोसीजर होती है, मतलब ये बनने से लेकर के, विधेयक तैयार होने से लेकर के और कानून बनने तक की प्रक्रिया है। आई बात समझ में? डिमांड आई है कि भाई हमें जो है इस मामले में कोई कानून बनाना है, ये डिमांड उठ रही है, तो उसमें सबसे पहले जो है मंत्रिमंडल राज्य सचिवालय को रिकमेंड करेगा, राज्य सचिवालय को बोलेगा भाई ये विधेयक, इस विधेयक का प्रारूप तैयार करना है। तो उस विधेयक का प्रारूप तैयार करके उस विषय संबंधी विधेयक का प्रारूप तैयार किया जाएगा और उसको जो है राज्य सचिवालय मंत्रिमंडल के पास भेजेगा, मंत्रिमंडल उसको अप्रूव करेगी, फिर जो है वो विधानसभा में जाएगा, विधानमंडल में जाएगा, फिर उसमें पूरी प्रोसीजर होती है। अब हालांकि यहाँ पर तो एक ही सदन है, 2 सदन है नहीं, विधानसभा ही है। यहाँ पर 2 सदन है, दोनों सदनों में उसको भेजा जाता है, दोनों सदनों में 3-3 वाचन होते हैं। यहाँ पर एक ही सदन है तो एक ही सदन में 3 वाचन होते हैं, प्रथम वाचन है, द्वितीय वाचन है, तृतीय वाचन है। फिर जो है उसको सीधे राज्यपाल के पास भेज दिया जाता है, फिर राज्यपाल जब उस पर सिग्नेचर कर देते हैं तो जो विधेयक है वो अधिनियम का रूप ले लेता है, एक्ट बन जाता है, यानी कानून बन जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस जो है ऐसे संपन्न होती है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि राज्य सचिवालय में वो विधेयक तैयार होता है जो राज्य विधानमंडल के समक्ष विधि निर्माण के लिए रखा जाना है। ठीक, तो ये इस तरीके से यहां तक कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा इसमें एक पॉइंट और बीच में आएगा, वो पॉइंट मैंने बताना भूल गया, मैंने कल भी उसका जिक्र किया था कि राज्य का जो मंत्री होता है उससे प्रश्न पूछे जाते हैं विधानसभा में, विधानमंडल में। तो उससे जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों का जवाब भी सचिवालय में ही तैयार होता है, सचिव तैयार करते हैं। वो भी एक इंपॉर्टेंट काम है, मंत्रियों के हेल्प के लिए काम करता है। मंत्रियों को एक पॉइंट इसमें हम बढ़ा सकते हैं कि मंत्री के संसदीय उत्तरदायित्वों के निर्वहन में इसकी भूमिका है ना। मंत्री के संसदीय उत्तरदायित्वों के निर्वहन में जो है काम करता है, यानी मंत्री का जो संसदीय उत्तरदायित्व है, विधायी उत्तरदायित्व, वो क्या है, विधानसभा में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनका वो जवाब दे, ये उसकी जिम्मेदारी है। किसकी जिम्मेदारी है? मंत्री की जिम्मेदारी। तो मंत्री की इस जिम्मेदारी में हेल्प का काम कौन कर रहा है? सचिवालय या सचिव कर रहा है। अगर वो प्रश्न का जवाब तैयार करके नहीं दे तो जवाब कैसे देगा? तो मंत्री के जो विधायी उत्तरदायित्व हैं उनके निर्वहन में राज्य सचिवालय या सचिव महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब मंत्री से प्रश्न पूछा जाता है तो सचिव का दिल धड़कता है कि उसको ये टेंशन रहती है कि पता नहीं क्या प्रश्न पूछ लिया जाए और मुझे उसका जवाब तैयार करना पड़े, क्योंकि आंकड़े उसको ही जुटाना है, सब कुछ उसको ही करना है। मंत्री तो बोल देगा भाई ये प्रश्न है, इसका जवाब मुझे चाहिए, क्योंकि उसमें डेट बताई जाती है, भाई इस समय जो है इसका जवाब आपको देना पड़ेगा, है ना। हालांकि मंत्री मना भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि उनको देना ही पड़ेगा, लेकिन देना पड़ता है ज्यादातर, है ना। तो इस तरीके से कार्य तक पूरा हो जाता है ये। और इसमें 2 चीजें अभी बची हुई हैं, भूमिका और इसके दोष। तो कल ये टॉपिक आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा और कल ही हम इसमें अगला टॉपिक, सेकंड टॉपिक स्टार्ट कर देंगे मुख्य सचिव के बारे में।